नमस्कार। 7वें चरण की वोटिंग चल रही है। मोदी तपस्या करने चले गए हैं। सैकड़ों कैमरों के बीच मोदी तपस्या कर रहे हैं। अब ये 7वां चरण क्या कुछ कह रहा है, इसको समझेंगे। साथ ही साथ मोदी की बिगड़ी हुई भाषा क्या कह रही है, उसको भी समझेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश धन्यवाद। सर, अब तो हम देख रहे हैं भयंकर वोटिंग चल रही है। ये जो 7वां चरण है, ये तो गजब कर रहा है सर। ये वोटिंग क्या कह रही है? इतनी गर्मी में भी लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, एक तो निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव कार्यक्रम बनाया था उसे इतना लंबा नहीं रखना चाहिए था। हम्म। हम जानते हैं इस वक्त गर्मी का क्या हाल है। इसके बावजूद लोग निकले हुए हैं, लंबी लंबी कतारें हम लोग सुबह से देख रहे हैं। जो पहले चरण में मतदान का रुझान था वो आज भी दिखाई दे रहा है। बीच बीच में एक दो चरण ऐसे थे जिसमें कहीं किसी राज्य में कम मतदान हुआ या किसी शहर में कम मतदान हुआ, किसी पर्टिकुलर संसदीय सीट पर कम हुआ। लेकिन ओवरऑल जो आज दिखाई दे रहा है वो लगभग पहले चरण से शुरू हुआ टेम्पो ही है। इसमें कोई बहुत अंतर मुझे नहीं दिखाई देता। कुल आंकड़े तो आज शाम को आएंगे जब भी चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, छठवें चरण के आंकड़े भी 4% बढ़ा के बता दिए। 25 को मतदान हुआ था, 28 को आयोग ने जारी किया है। शायद 4.12% वोट बढ़ गए हैं। अब ये वोट कहाँ से आ रहे हैं, कौन से भूत प्रेत जिन्न परियां, कौन वोट डाल रहा है हमें नहीं पता। उस मतदान होने के बाद हो सकता है आज के चरण के बाद भी थोड़े से वोट बढ़ जाएं और अंतिम हम्म। तौर पर गिनती होने से पहले कम से कम 1.5 पौने 2 करोड़ वोट बढ़े हुए हमारे सामने होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो जनता का मन है वो दिखाई दे रहा है। और जनता के मन को अगर पढ़ना हो तो मोदी जी को पढ़ लीजिए, हम्म। मोदी जी की देह भाषा पढ़ लीजिए। उनका पूरा जो तरीका है बोलचाल से लेकर हाव भाव भंगिमाएं, जैसे वे कल से बैठे हुए हैं कन्याकुमारी में, कितने सारे तपस्या कर कैमरे रहे हैं। लगे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हम अपने जीवन काल में एक ऐसे युग प्रवर्तक तपस्वी को देख रहे हैं जो कई सारे कैमरों के बीच में, आपने सैकड़ों कैमरे कहा है तो सारे चैनलों के मिला लीजिए हम्म। जो वहां से जारी कर रहे हैं, उसके अलावा भी जिन चैनलों पे चल रहे हैं वे कैमरे ही हैं। वो भी तो उनके ही हजारों हैं। से वो भी उन्हीं के ही हैं। इसलिए आपने ठीक कहा है, सैकड़ों कैमरे के साथ हम लोग उनका कल से लगातार ध्यान देख रहे हैं। अच्छी बात है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ध्यान के समय में उनके दिलो दिमाग में ये बात आई होगी कि पिछले 6 चरणों के चुनाव में वे कर क्या रहे थे, और क्या उनको ये ध्यान आया होगा अपने ध्यान में बैठते समय कि स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका में शिकागो में सिर्फ अपने पहले शुरुआती 2 शब्दों के संबोधन से पूरी दुनिया में छा गए थे, भाइयों और बहनों, हम्म। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यानी भाईचारे की पहली मिसाल तो स्वामी विवेकानंद ने 100 सवा 100 साल पहले रख दी थी। क्या नरेंद्र मोदी उस भाईचारे को मानते हैं जिन विवेकानंद के सामने बैठे हैं? क्या उन्हें ये नहीं साल रहा होगा कि पूरा चुनाव उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा है? जाते जाते भी वो उस गांधी को छोटा करने की हम्म। कोशिश कर गए जिस गांधी को पूरी दुनिया 100 सवा 100 साल से जानती है। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर ये 7वां चरण भी आज शाम तक देखेंगे और रुझान सामने आएंगे। और हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं उससे कुछ घंटों बाद तो एग्जिट पोल भी सामने आने लगेंगे। तो हम्म। एग्जिट पोल के लिए तो आप मुतमईन रहिए, पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। इन मुख्य धारा के मीडिया का बस चलेगा तो नरेंद्र मोदी को 543 की जगह 1108 सीटें भी दे सकते हैं वे, और हम्म। इसका उन्हें अधिकार है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। असली फैसला तो जनता 4 तारीख को अच्छा, मुस्लिम बाहुल दे। इलाके में हम देख रहे हैं भयंकर मतदान हो रहा है और सबसे ज्यादा जो खबरें आ रही हैं वोटिंग को प्रभावित करने की, वो भी मुस्लिम बाहुल इलाके से सबसे ज्यादा आ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ इतनी गर्मी के बावजूद हम देख पा रहे हैं मुस्लिम बाहुल इलाके में भयंकर भीड़ है। तो ये भीड़ क्या कहती है सर? देखिए प्रज्ञा जी, दो चीजें हैं इसमें। आप मुस्लिम बाहुल के साथ दलित बाहुल इलाकों को भी जोड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल। कई कई प्रदेशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम्म। दलितों को वोट डालने से रोकने की कोशिश हुई है, और कई जगह पर बहिष्कार भी किया है लोगों ने। बहिष्कार भी किया है। तो ऐसा लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां उसे लगता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो ओबीसी हैं और जो दलित हैं, ये शायद उसे वोट नहीं देने वाले। तो अच्छा हो कि उन्हें वोट ही ना डालने दिया जाए। वोट डालने हम्म। से पहले ही बहुत सी जगह यूपी में आपने देखा था पिछले चरणों में लोगों को अपने नाम नहीं मिले हाँ। मतदाता सूचियों में।
बिल्कुल। अज्ञात कारणों से नाम हटा दिए गए। आदमी मतदान केंद्र पर पहुंचा, उसका नाम ही नहीं था। हम्म। पुलिस ने, प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह चुनाव में मतदान को रोकने की कोशिश की, हमने ये भी देखा है। लेकिन इसके बावजूद लोग वोट डालने निकले हैं। कितनी भी रोक टोक कर लीजिए, लोग वोट डाल रहे हैं। इसकी पीड़ा अगर आपको जाननी हो, देखनी हो, तो मनोहर लाल खट्टर का बयान सुन लीजिए या संबित पात्रा का बयान देख लीजिए। यद्यपि इससे पहले के चरणों के हैं ये। ऐसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, हरियाणा का एक और किसी नेता ने कहा है, अगर वे कह रहे हैं कि वोट डालने में गड़बड़ी हो रही है, संबित पात्रा कह रहे हैं ये सब प्रायोजित है। अरे भाई, आपकी सरकार है दिल्ली में, चुनाव आयोग आपका है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है। अगर वे लोग इस बात का रोना रो रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उनको समझ में आ रहा है कि हमारे रोकने के बावजूद जो लोग वोट डालने आ रहे हैं, वो शायद हमें वोट नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का रोना शुरू कर दिया है। मेरा मानना यह है, वे कितना भी रोक लें अल्पसंख्यकों को, दलितों को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, इसके बावजूद जो माहौल है देश का, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हम संख्या की बात नहीं करते, हम कभी दावा नहीं करते कितनी सीटें आएंगी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि देश इस बार बदलाव का मानस बनाए हुए बैठा है। जी प्रज्ञा जी। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की भाषा पर आ जाएं, उनके कॉन्फिडेंस पर आ जाएं, तो वो भयंकर हिला हुआ दिखाई दे रहा है। हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण के बाद से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नए नए बयान देने शुरू किए हैं, वो ये बता रहा है कि कहीं कुछ तो अंडर करंट है, राकेश सर। अब हम देख रहे हैं कि 7वें चरण के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि गांधी को कोई जानता ही नहीं था। एक फिल्म के माध्यम से लोगों ने गांधी को जाना। महात्मा गांधी को तो कोई समझता ही नहीं था। एक फिल्म को देखने के बाद लोगों ने समझा कि महात्मा गांधी कौन थे। तो प्रधानमंत्री जी के इस भाषण पर आपका क्या आपकी क्या टिप्पणी है, मैं ये समझना चाहूंगी। प्रज्ञा जी, गांधी जी को लेकर तो मैं लगातार 2 दिनों से बहुत बोल रहा हूं सब जगह, और नरेंद्र मोदी ने अपनी ही अज्ञानता देश और दुनिया के सामने रख दी है। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई थी। गांधी तो अपने जीवन काल में अपने जीते जी महान हो चुके थे। पूरी दुनिया उन्हें अपने जीते जी जान चुकी थी। उनकी शहादत के बाद तो दुनिया भर में और ज्यादा विस्तार हुआ गांधी के विचारों का, गांधी जी के नाम का। ऐसी कोई चीज नहीं, कितनी चीजें बताएं। कल से अब तक सैकड़ों लोग सब कुछ बता चुके हैं कि 1969 में गांधी की जन्म शताब्दी के समय 40 देशों ने डाक टिकट जारी किए थे। इंग्लैंड ने डाक टिकट जारी किया है गांधी जी के ऊपर। गांधी की मूर्तियां पूरी दुनिया में लगी हैं, कम से कम 100 देशों में लगी हैं। सर, दुनिया नोटों का में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले नोट देखता है, उस नोट में तो महात्मा गांधी की तस्वीर ही देखता है। तो वो भी देखता है और प्रधानमंत्री मानने। नरेंद्र मोदी ने यह बात कही क्यों? क्योंकि एक बात कही जाती है राकेश पाठक सर कि नरेंद्र मोदी कोई भी चीज बिना सोचे समझे नहीं कहते हैं और उनकी हर बात मास्टर स्ट्रोक हो जाती है। तो ये आप किस तरीके से देख रहे हैं कि महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था? ये बात कही क्यों प्रधानमंत्री जी ने, और इस बात का असर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसको मैं इस रूप में देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी सचमुच में बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहते। यद्यपि इस समय वो जो कुछ कह रहे हैं, उसे तो हम ये मानकर ध्यान से हटा सकते हैं कि हो सकता है बिना सोचे समझे कहा हो। लेकिन अगर वे सोच समझ कर कह रहे हैं, तो ये उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात है। ये इसलिए चिंताजनक है, क्या वे इस देश को मूर्ख समझते हैं? क्या वे ये सोचते हैं कि उनकी तरह ही इस पूरा देश न इतिहास जानता है, न विज्ञान जानता है, न भूगोल जानता है? तो ये ज्यादा चिंताजनक बात है। अब उन्होंने इस वक्त क्यों कहा है, इसके कारण की पड़ताल करें तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा शुरू से मानना रहा है, कि आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन सब के भीतर एक अपराध बोध है। क्योंकि इनके पुरखों का, इनके वैचारिक पुरखों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। इनके पास अपना कोई नायक, महानायक नहीं है। इसलिए या तो वे कांग्रेस के और राष्ट्रीय आंदोलन के महानायकों पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अपनी सील लगाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हो पटेल को अपना मनाने वाले? पटेल ने तो आपके संगठन में प्रतिबंध लगाया था गांधी जी की हत्या के बाद। प्रतिबंध ने तो आरएसएस को समाज को तोड़ने वाला माना है, लिखा है, चिट्ठियों में है। कुल मिलाकर वे गांधी जी की चारित्रिक हत्या करके, गांधी जी के कद को छांट कर, छोटा करके, अपने किसी बौने नायक को महानायक बनाना चाहते हैं। इसमें वे कभी सफल नहीं होंगे। गांधी का कद इतना बड़ा है कि एक नरेंद्र मोदी क्या, हजारों नरेंद्र मोदी आ जाएं,
गांधी के कद को 1 इंच भी नहीं छांट पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी चिंताजनक बात और है। प्रधानमंत्री ने अभी जो बात कही है, आज 1 तारीख को है, मतदान चल रहा है, इसके मुश्किल से 24 घंटे पहले, वो मुझे ज्यादा खतरनाक लगती है। उन्होंने कहा कि मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं है, मुझे मोदी को समझने की कोशिश मत कीजिए, मेरा मुंह खुला तो 7 पीढ़ियों के पाप खोलकर रख दूंगा। तकनीकी रूप से एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मोदी जी कह रहे हैं मैं चुप हूं। ये सहस्त्राब्दी का 1000 साल का सबसे बड़ा चुटकुला है कि नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। और हो सकता है वे चुप थे 10 साल से, तो कोई और दैवी शक्ति बोल रही थी उनके श्रीमुख से, या ये भी हो सकता है वे खड़े रहते हो चुप और टेलीप्रॉम्प्टर बोलता हो, या वो जो माइक लगा रहता है वो बोलता हो, ये भी हो सकता है मोदी जी ना बोल रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ जब वे ये कह रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो 7 पीढ़ियों के पाप सामने लाकर रख दूंगा, तो प्रज्ञा जी ये बहुत चिंताजनक बात है। आप 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 7 पीढ़ियों के क्या, वर्तमान पीढ़ी जो आपके विरोध में है, जो आपको लगता है आपकी आलोचना करती है, जो आपका विरोध करती है, जो चुनाव के मैदान में आपके विरोध में है, हाँ। इसी वर्तमान पीढ़ी के ही पाप खोलकर रख देते ना 10 साल में। आपको किसी ने रोका था? जो लोग भी पाप कर रहे हैं उन्हें आप जेल भेज देते। किसी से पूछने की जरूरत थी? क्या राष्ट्रपति की इसमें अनुमति चाहिए? क्या सरसंघ चालक मोहन भागवत की अनुमति चाहिए थी? आपको तो 7 पीढ़ियों के पाप पता है ना। आप सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के पाप ही सामने लाकर रख देते तो देश पर महती कृपा होती आपकी। धमकी किसे दे रहे हो आप? लेकिन प्रधानमंत्री की ये जो भाषा है, ये एक मुंबई में मुंबईया भाषा है। प्रज्ञा जी, एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र की, धर्मेंद्र तनुजा की, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, ये उसका टाइटल था फिल्म का। या धर्मेंद्र कई फिल्मों में इस तरह के डायलॉग देते थे, कुत्ते मेरी तरह खून पी जाऊंगा, तुझे जलाकर राख कर दूंगा। प्रधानमंत्री के श्रीमुख से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उनके पास अगर विपक्ष के लोगों के पाप हैं, उन्हें उसकी जानकारी है, उन पर फाइलें बनी रखी है और 7 पीढ़ियों की है, तो 7 पीढ़ी पहले इनमें से तो कोई था नहीं। 7 पीढ़ी पहले लोकतंत्र भी नहीं था इस देश में। अधिकतम 3 ही पीढ़ियां तो मान सकते हैं, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, 4 पीढ़ी मान लीजिए। तो भाई इनके ही पाप सामने लाकर रख दीजिए। हम लोग भी तो जाने देश में ऐसे कितने पापी लोग रह रहे हैं जिनकी फाइलें नरेंद्र मोदी के पास हैं। ये भी तो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। तो कौन से भूचाल की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? उनको कुछ आभास हो गया है क्या? तपस्या करने भी चले गए? ये पहली तो मैं सचमुच में हल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद 6 महीने के अंदर, शायद ये भी कहा है, भूचाल आ जाएगा। अब मैं नहीं समझता हूँ क्या भूचाल आ सकता है। 2 चीजें हो सकती है। नंबर 1, वे स्वयं को देश का भाग्य विधाता, अधिष्ठाता घोषित कर दें, जो कि वे वैसे भी हैं। वे कह दें आज के बाद कोई चुनाव नहीं होगा भारत में, मुझे इस देश की जनता ने 3 बार चुना है, मुझे देश की जनता ने ये माना है कि मैं सबसे सुयोग्य आदमी हूं, मैं चुनाव देश को अच्छी तरह से चला रहा हूं। इस बात से भूचाल आ सकता है। दूसरी बात, वे ये कह सकते हैं कि अब संविधान की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यमुना में विसर्जित कर रहा हूं, मनुस्मृति को लागू कर रहा हूं। आज के बाद ये जो भारत देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये सारे इतने सारे बेमानी शब्द हैं, इनकी अब जरूरत नहीं है। अब ये 2 शब्दों में सिमट कर रहेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हिंदू राष्ट्र। इन्हीं चीजों से भूचाल आ सकता है। घोषित रूप से वे अपने आप को सर्वशक्तिमान घोषित कर दें। देश का प्रधानमंत्री वैसे भी सर्वशक्तिमान होता है, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो। और कौन सा भूचाल आने वाला है हम तो नहीं जानते। ना हम ज्योतिषी हैं, ना हम भविष्यवक्ता हैं, ना हम अंतर्यामी हैं। जिस दिन भूचाल लाएंगे, अगर हमें लगा। राजनाथ सिंह का भी एक बयान सामने आया 6ठे चरण के बाद, हमने देखा उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम सरकार में आते हैं तो हम लेकर आएंगे। तो ये तो कोई भूचाल वाली बात नहीं है ना। आप करा दीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे आप अभी तो सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा नहीं पाते, उसको छोड़ दीजिए। एक लोकसभा चुनाव आप 7 चरणों में करा रहे हैं, पौने 2 महीने। खर्चा बहुत होता है, तो करा दीजिए ना, इसी बार करा देते ना एक दिन में पूरे देश में। अब तो हमारे पास बहुत फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज के साधन है, कहीं से भी फोर्स को एक दूसरे जगह भेजा जा सकता है। अरे एक दिन में नहीं कराते,
कम से कम 3 दिन में करा देते, 1 हफ्ते में करा देते। आप एक लोकसभा चुनाव को तो 7 दिन में करा नहीं पा रहे हैं। 50 राज्यों की विधानसभाएं और देश की लोकसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे, तो ये भूचाल वाली चीज नहीं है। इसका प्रावधान है तो आप करा दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर इसके लिए आपको उससे पहले देश की तमाम सारी विधानसभाओं के कार्यकालों को या तो छांटना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। सब एक समय पर नहीं चल रही है प्रज्ञा जी। हाँ। अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए नवंबर में, इनका क्या करेंगे आप? इनके कार्यकाल को 2.5 महीने का कर देंगे क्या? मान के चलिए लोकसभा का मध्यावधि चुनाव 2026 में कराना चाहें, 29 की बजाय 2 ढाई साल बाद, तो 26 में देश की कितनी विधानसभाएं होंगी जो अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही होंगी, या अधिकतम न्यूनतम 6 महीने शेष होंगे, गिनी चुनी होंगी। पर उससे पहले कई ऐसे राज्य होंगे जिनकी विधानसभाओं का कार्यकाल मुश्किल से 1 साल हुआ होगा, उसे 1.5 साल हुआ होगा, उन्हें कैसे भंग कर देंगे आप? या किसी का खत्म होने वाला ही होगा, क्या उसको एक्सटेंड कर देंगे आप? नहीं कर सकते किसी कानून के तहत, क्योंकि हमारे यहाँ तो तो ये मताधिकार। करना, ये मैं जानना चाहती हूँ सर, ये करना क्यों चाहते हैं? 5 साल में एक बार चुनाव होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितनी मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। इसी चुनाव में हमने देख लिया, इतनी खबरें आ रही हैं, इतनी शिकायतें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जितनी शिकायतें विपक्ष से लेकर आम आदमी कर रहा है, इतनी शिकायतें पहले किसी चुनाव में हमने देखी होंगी। ट्विटर से लेकर सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है सर। लोगों ने लेटर्स लिखे हुए हैं ईसी के लिए कि आप अब तो जागिए। लोगों ने आरआईपी करके सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं कि गायब हो गए, सो गए, मृत हो गए। तो सर आपको क्या लगता है कि करना क्यों चाह रहे हैं ये? 5 साल में एक बार जो चुनाव होता है वो तो बेहतर तरीके से करा नहीं पा रहे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है वे सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वे खुद भी जानते हैं उसमें जिस तरह की संवैधानिक मजबूरियां हैं, बाधाएं हैं, ये विधानसभाओं के कार्यकाल का मैंने जिक्र किया ही है। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके चलते बहुत आसानी से नहीं तो हो आपको पाएगा। लगता है ये जुमला है? सिर्फ ये भी एक जुमला तरह है, का जुमला है। बिल्कुल जुमला है, प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके पीछे अच्छा, एक नियत हो सकती है, हाँ। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। असल में वे देश को अध्यक्षीय प्रणाली में ले जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली में। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुना जाता है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रपति चुना जाता है, उसे अध्यक्षीय प्रणाली कहते हैं। राष्ट्रपति जब जनता की तरफ से चुनकर आएगा, उसके बाद उससे ये विवेकाधिकार, विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी कैबिनेट चुन सकता है। वो प्रज्ञा मिश्रा को मंत्री बना सकता है, वो किसी को भी बना सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इसी तरह बनाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उस तरह के लोकतंत्र में उनके पास जो महानायक है, एक हीरो है, वैसा हीरो दूसरे दलों के पास, विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए जब भी अध्यक्षीय प्रणाली का चुनाव होगा, राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव होगा, तो 1-on-1 में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या केजरीवाल या कोई भी XYZ उसके मुकाबले 21 पड़ेंगे, 19 भी नहीं। उनको लगता है 17 और 21 का मुकाबला होगा। इसलिए उन्हें लगता है कि उस एक महानायक, उस एक हीरो के बहाने, उसके नाम पर, उसके ब्रांड इमेज पर, उसकी ब्रांड इमेज पर हम लगे लग्गा में, यानी एक निरंतरता में, एकदम देशी भाषा का शब्द बोल रहा हूं, कि लगे लग्गा में चुनाव लोकसभा और विधानसभा का करेंगे, तो इस बहाने से उस ब्रांड के नाम पर लोकसभा तो जीत ही जाएंगे, देश की तमाम विधानसभा चुनाव में भी उस ब्रांड के नाम पर जीत मिल जाएगी। जिस ब्रांड का नाम आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है, कल उन्हें हो सकता है लगे अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है। और दूसरे दलों के पास कोई ऐसा नाम नहीं है। जबकि हमारे देश में अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, उसे इस तरह लागू नहीं किया जा सकता। उसके लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, तमाम तरह के प्रावधान बदलने पड़ेंगे। यद्यपि एक रोचक जानकारी अच्छा, आपको दे दूं प्रज्ञा जी, हाँ, एक बहुत जरूरी जानकारी, नई पीढ़ी के लोग जानते नहीं है। एक वसंत साठे थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल में थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय। वसंत साठे इस अध्यक्षीय प्रणाली के हिमायती थे, पक्षधर थे। वे इसको लेकर देश भर में अभियान चलाया करते थे। वे एक बार ग्वालियर भी आए थे इस अभियान को लेकर, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए। मेरा मानना यह है कि उनके मन में भी तब ये भाव रहा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा कोई एक छत्र नेता विपक्ष में नहीं है, तो अध्यक्षीय प्रणाली लागू करके इंदिरा गांधी को सीधे राष्ट्रपति बनाया जाए और पूरे देश पर निरंकुश शासन किया जाए।
वो अभियान भी परवान नहीं चढ़ा था और हमारे हम सब जानते हैं जिस तरह की प्रणाली है उसके चुनाव हो रहे हैं। जी प्रज्ञा जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मोदी जी हर लोकसभा चुनाव के बाद तपस्या करने क्यों चले जाते हैं? इसके पीछे क्या वजह है भाई? देखिए उनका हर काम वोटों के लिए होता है, चुनाव के लिए होता है। वे कुछ भी करते हैं, उनकी बोली बानी, उनके क्रियाकर्म, उनकी गतिविधियां सब कुछ वोटों के लिए होता है, जनता को लुभाने के लिए होता है। हर राजनेता करता है, हर पार्टी करती है, मुझे उसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं। कोई नेता कहीं पूजा करने जाए, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप चुनाव के समय जाते हैं, आपको मालूम है आखिरी चरण का मतदान है, हम्म। आप धार्मिक आधार पर लोगों की भावनाओं को उभारना चाहते हैं, हम्म। इसलिए आप पहले केदारनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए थे, आज विवेकानंद रॉक पर जाकर बैठ गए हैं, वो भी इतने सारे कैमरों के साथ। आपको लगता है कि पूरे दिन टेलीविजन कल से दिखा रहा है, आज भी मतदान चल रहा है, लोग देख रहे हैं दिन भर से, क्लिपिंग्स भी उसकी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ऐसा कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हम्म। मोदी जी के ध्यान लगाने की वीडियो और बिल्कुल। फोटो नहीं चल रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि चलो आखिरी चरण में ही 57 सीटों में ही शायद मेरे इस प्रपंच से, इस पूजा पाठ से, इस त्याग से, तपस्या और ध्यान से कुछ वोट बढ़ जाएं। तो शायद इतने जो कैमरों के बीच कौन सी तपस्या होती है सर? ये तो कैमरा तप लग रहा है। अब ये तो सब पूरा देश जानता है, हम्म। सब जानते हैं कि इस तरह तपस्या नहीं होती। हमारे ऋषि मुनि या इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं। विपश्यना होता है, उसमें तो 10 दिनों तक ना आदमी फोन उठा सकता, ना किसी से बात कर सकता, बोल नहीं सकता, एक समय हम्म। खाना मिलता है। वो विपश्यना जैसी चीज है। तपस्या अगर कहना ही हो इस युग में तो वो है तपस्या। मोदी जी जो कर रहे हैं ये तपस्या नहीं है। और जब तक व्यक्ति मन के अखिलेश यादव विकारों कहते से हैं कि मुक्त। तपस्या करने इसलिए चले गए ताकि अब जब रिजल्ट आएगा तो कह पाए कि तपस्या में कमी रह गई थी शायद। हाँ ये भी हो सकता है, अखिलेश यादव कह रहे हैं रिजल्ट आने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज के बाद 2 दिन और हैं, 4 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे। लेकिन हाँ। मुझे नहीं लगता कि अब इन सब चीजों से वोटर्स पे कोई फर्क पड़ता है। मतदाता कोई अब बहुत प्रभावित होता है इन चीजों से। हम्म। साधारण से साधारण आदमी ये देख रहा है ना, इतने सारे कैमरे लगे हैं, आप अकेले बैठे हो, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, कोई दिखना नहीं चाहिए। हम्म। इन चीजों से वोट अब हासिल नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। और फिर तो भी क्या हो अगर गया सर? ये करिश्मा काम तो होता आता था, बहुत काम आता था, लेकिन अब ये करिश्मा चल नहीं रहा है। हम देख रहे हैं पहले चरण से जो गिराव आना शुरू हुआ, ये जो गिरा है ग्राफ बीजेपी का, ये 7वें चरण आते आते भी हमें ग्राफ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी है और इतना सूरज प्रचंड गर्मी आग फेंक रहा है, लेकिन फिर भी लोग वोट करने के लिए घरों से निकले हुए हैं। इतनी अड़चने आ रही हैं फिर भी लोग वोट कर रहे हैं। वो देखिए अलग बात है प्रज्ञा। कि तमाम अनिल मसीह बैठे हो हाँ, आंकड़े कितने दिनों के सही है। बाद, लेकिन जनता तो वोट देने के लिए निकली है। चुनाव तो सर जनता वर्सेस बीजेपी हम साफ साफ देख पा रहे हैं। बिल्कुल 100%। देखिए आपने पूछा ना क्या हो गया है। हाँ। हो ये गया है कि लोगों को त्याग तपस्या देख देख कर मन भर गया है लोगों का। अब लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सस्ता दाना चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 5 सालों में मोदी जी के इन सारे आयोजनों को, प्रायोजनों को देख देख कर लोग अघा गए हैं। अब लोगों का मन गले गले तक मन भर चुका है। इसलिए इस पूरे चुनाव में, जो आपने कहा ना जनता और बीजेपी का चुनाव है, तो हाँ। इस पूरे चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही थी और वो लड़ रही थी अपने मुद्दों पर। वो पूछ रही थी हमें रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी। हम्म। विपक्ष ने रोजगार की बात की, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया। कितनी तारीख को विज्ञापन छपेगा, कितनी तारीख को क्या होगा, कितनी तारीख को ज्वाइनिंग होगी, शायद 30 जुलाई तक, पता नहीं कोई सी लास्ट डेट उन्होंने दे दी है। तो जब जनता को समझ में आया कि हमारी जिंदगी इन चीजों से चलेगी, वो न केदारनाथ की तपस्या से जनता का भला होने वाला है, न विवेकानंद स्मारक पर प्रधानमंत्री के मौन बैठ जाने से किसी एक गरीब आदमी को नौकरी मिल जानी है, किसी की गरीबी दूर नहीं हो जानी है। तो इसलिए आपने जो पूछा क्या हो गया, तो हो ये गया है कि अब लोगों को अपने पेट की चिंता होने लगी, अपना भविष्य दिखने लगा है। इसलिए अब उनको ये त्याग तपस्या, मौन, ध्यान, ये सब चीजें सुहा नहीं रही हैं, भा नहीं रहा किसी को ये सब। जी ये प्रज्ञा।
सातवां चरण सर किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अब अभी तो आधा दिन बाकी है मतदान में। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड पहले चरण से शुरू हुआ था वो बना रहेगा। हम्म। यद्यपि इनमें इस चरण में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर विपक्ष वैसा कामयाब नहीं था पिछले चुनाव में। बीजेपी और ममता बनर्जी की सीटें हैं, या इसके बिहार में उनकी सीटें थी, नीतीश वगैरह की। पर वैसा का वैसा आंकड़ा दोहराते हुए नहीं देख रहा हूं मैं बीजेपी को। जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी या अन्य राज्यों में मिली थी जहां आज मतदान हो रहा है, उनमें दो दो सीटों की भी कमी हो गई। मैं तो साफ कहता हूं, हर आकलन में कहता हूं, जो कि सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए कोई बहुत आसमानी सुल्तानी कोशिश की जरूरत नहीं है। जनता एक आध सीट पर तो बदलाव कर ही सकती है ना, भले वो प्रत्याशी के व्यवहार के आधार पर हो, प्रत्याशी की अपनी एंटी इनकम्बेंसी हो, प्रत्याशी के खिलाफ वहां के स्थानीय नेतृत्व या पार्टी के कार्यकर्ताओं का संतोष हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो आज के मतदान में भी वे कुल 57 सीटों में से 7 सीटें भी अगर खो रहे, पिछली बार की अपने अपने आंकड़े, शायद पिछली बार 30 या कुछ सीटें थी इनके, कुल मिला के उनकी और उनके सहयोगियों की मिलाकर, अगर वे 5-7 सीटें भी खो रहे हैं तो ये बड़ा नुकसान है ना। अब तो कोई भरपाई होनी नहीं आज शाम 5 बजे के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख को कुछ चौंकाने वाला परिणाम ये देश और दुनिया देखेगी। मोदी जी वाला तो ये चौंकाने वाला नहीं होने वाला है। देखिए, मोदी जी का आपको कौन सा वाला चौंकाने वाला लग रहा है? वो तो कह रहे हैं भूचाल आने वाला है, आप कह रहे हैं चौंकाने वाला आएगा, तो किसको चौंकाएगा? जनता का भूचाल, जनता की तरफ से भूचाल आने वाला है। जनादेश भूचाल लाने वाला होगा मोदी जी के लिए। मुझे उनका सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब त्याग तपस्या करके वे चाहें तो इंद्र का सिंहासन डोलवा सकते हैं। यहाँ तो 10 साल से वे सिंहासन पर खुद ही बैठे हैं, पर मुझे उनका सिंहासन इस बार डोलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा नुकसान सर बीजेपी का किसने किया है 2024? बीजेपी का 2024 में सबसे बड़ा नुकसान करने वाले व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, पुत्र दामोदर दास मोदी, निवासी 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली। पदेन प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री भारत सरकार, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्री नरेंद्र मोदी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी बन गए इस चुनाव में। वे बोझ बन गए। जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर, जैसे सेतु बंधु रामेश्वरम में भगवान राम का नाम लिखकर पत्थर तैर जाते थे, ऐसे 2019 के चुनाव तक नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर ये सत्ता का सेतु बन रहा था। लेकिन इस बार जिस पत्थर पर नरेंद्र मोदी का नाम लिखा है वो डूब रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है, अगर हो रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, उनके भाषणों की वजह से हो रहा है, उनके तौर तरीकों की वजह से हो रहा है। उन्होंने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसमें वे विफल रहे, इसलिए मैं इस पूरे चुनाव को हार या जीत दोनों कारणों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानूंगा। जीतेंगे तो स्वाभाविक श्रेय उन्हीं को जाएगा। हम तब ये नहीं कह पाएंगे कि नरेंद्र मोदी इस जीत के लिए श्रेय नहीं हासिल कर सकते। दुनिया उन्हें श्रेय देगी स्वाभाविक तौर पर। हारेंगे तो उसका ठीकरा भी। सर 7वें चरण में बनारस में चुनाव है, वाराणसी में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने के लिए पूरे देश की भाजपा को उतार दिया गया है। वाराणसी तो अजेय सीट कही जाती है, तो फिर उसमें जीत का इतना डर क्यों? देखिए, मोदी जी खुद वहां नहीं गए। इसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मुझे बनारस की चिंता नहीं है, मुझे बनारस में अपनी जीत की चिंता नहीं है। नहीं तो क्या हार दिख रही है क्या सर साफ तौर पर? उन्हें तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन बनारस के जो नजारे हम लोगों ने देखे हैं पिछले 1 हफ्ते में, जैसे राहुल और अखिलेश का रोड शो, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो, लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के साथ, या मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ का असर बनारस पर होगा। यानी लखनऊ में जो गतिविधियां हुई उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि बनारस में भी अंडर करंट मोदी के खिलाफ है। वरना कोई कारण नहीं है कि बीजेपी और सत्ता में बैठे लोग, वहां का प्रशासन श्याम रंगीला जैसे व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट कराते हैं, तमाम दूसरे लोगों के पर्चे खारिज कराए जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि जिस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी हो, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हो, जिसमें चंद्रशेखर चुनाव हारे हो अपने बलिया से,
जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे हों गुना से, डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली से चुनाव हारे हों। मनमोहन सिंह जननेता नहीं थे, लेकिन बाकी जो नाम मैंने आपको गिनाए वो तो सारे जननेता थे। बिल्कुल। जब वे चुनाव हार सकते हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हार सकते? मैं तो आज 1 जून की शाम दोपहर में ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भी बनारस से चुनाव हार सकते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बम्पर वोटिंग चल रही है, हम देख रहे हैं जिधर भी देख रहे हैं जबरदस्त वोटिंग चल रही है। भयंकर धूप के बाद भी लोग निकल कर वोट कर रहे हैं। तो क्या कहती है ये लंबी लंबी कतारें, क्या कहती है ये भीड़, ये वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है, जीत किसकी हो रही है, एनडीए या इंडिया, ये सब कुछ समझ रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।